नमस्कार मंडळी, अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. माझं नाव महेश, मी एक रिकवर्ड अल्कोहोलिक. मित्रांनो, गेल्या काही एपिसोड्समध्ये आपण मद्यपाश ह्या आजाराला बघितलं. खरं तर मद्यपाश हा आजार आहे हे आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं. आपल्याला असं वाटतं की हा का पितोय किंवा ही का पिते, आणि एवढं सगळं होऊनही ही व्यक्ती अजून त्याच ह्याच्यात अडकलेली आहे, आयुष्य संपवायचा का प्रयत्न करते. तर मंडळी, हा एक भयंकर फेटल वाढत जाणारा आजार आहे. जसं मी म्हणालो गेल्या एपिसोड्समध्ये की 100 दारू पिणाऱ्यांमध्ये 6 ते 8 लोकांनाच हा भयानक आजार होतो. बाकीची मंडळी सोशल ड्रिंकर म्हणून आयुष्यभर पिऊ शकतात, पितात. पण ही जी 6 ते 8 मंडळी आहेत, ह्यांना मात्र नॉर्मल दारू पिता येत नाही. त्यांचं आयुष्य जवळजवळ संपूनच जातं मद्यपाश ह्या आजारामध्ये. आपण गेल्या काही एपिसोड्समध्ये अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसबद्दलही थोडंफार बघितलं. 180पेक्षा जास्त देशांमध्ये अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस पसरलेली आहे आणि तिची कार्यप्रणाली बघितली. आज आपण बघणार आहोत समाजात स्त्रियांमध्ये दारू पिण्याचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. आणि मी जसं म्हटलं की 100 पिणाऱ्यांमध्ये 6 ते 8 लोकांना मद्यपाश आजार होतो, त्याच्यात स्त्रियाही येतात. म्हणजे हा आजार स्त्री किंवा पुरुष किंवा जात धर्म असं काहीही बघत नाही, तो कुणालाच सोडत नाही, तो कुणालाही होऊ शकतो. मंडळी, पुरुषांचा मद्यपाश एक वेळ समाज स्वीकारतो किंवा समाजाला सवय झाली आहे. पण जसं स्त्री मद्यपाशाच्या आजारात अडकते, तिला समाज स्वीकारत नाही. स्त्रीचं दारू पिणं हे समाजाला आजही रुचत नाही, आवडत नाही. आणि त्यामुळे तिला ह्या आजारातून बाहेर पडण्यासाठी खूपच जास्त कष्ट घ्यावे लागतात किंवा मी असं म्हणेन की खूप कठीण असतं हे. अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस किंवा कुठल्याही संस्थांमध्ये आज पुरुषांचं प्रमाण जास्त आहे. तिथे एखादी स्त्री येणं आणि तिने मदत मागणं किंवा मदत घेणं हे सुद्धा वाटतं तितकं सोपं नाही. तर आज ह्या सगळ्याचा माहिती घेण्यासाठी, अंदाज घेण्यासाठी मी माझी एक मैत्रीण इथे बोलवली आहे. तिचं नाव आहे अनुराधा. आज जरी अनुराधा एक यशस्वी स्त्री असली तरी काही वर्षांपूर्वी तिच्या जीवनामध्ये एक प्रचंड मोठं असं वादळ आलं होतं. आणि ते वादळ कसलं होतं? मद्यपाशाचं वादळ होतं, नातेसंबंधांचं वादळ होतं, की कसलं होतं? मी असं म्हणेन की आपण ते तिच्याच तोंडून ऐकूया. पण त्याआधी मी तुम्हाला विनंती करीन की जर अजूनही तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केलेला नसेल तर येत्या काही एपिसोड्समधले जे छान छान अनुभव तुम्हाला ऐकायला मिळणार आहेत त्याला तुम्ही मुकणार आहात मंडळी. तर मी विनंती करीन की चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल आयकॉन बटन दाबा. आणि अनुराधा, ओव्हर टू यू. तुझे अनुभव तू सांग आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसमध्ये तुला कशी मदत मिळाली हे बघूया. ओव्हर टू यू, अनुराधा. थँक्यू सो मच महेश. मला या प्रोग्राममध्ये भाग घेण्याची संधी दिली. हॅलो फ्रेंड्स, मी माझं नाव अनुराधा आणि मी एक अल्कोहॉलिक आहे. आत्ता मला सुमारे मार्चमध्ये 6 वर्ष होणार अल्कोहॉलपासून दूर आहे. माझी मराठी इतकं स्ट्रॉंग नहीं है, तर मी हिंदी भाषेत, हिंदी इंग्लिश मिक्समध्ये मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ क्योंकि इतना ही आता है मुझे मराठी. बेसिक मराठी लैंग्वेज है. तो पूरी अपनी शेयरिंग और एक्सपीरियंस शायद मराठी में पूरी तरीके से नहीं बता पाऊँगी. So thank you Mahesh for giving this opportunity, asking me to शेयर माझी एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस दारू मेरे हाथ में कैसे आया और मैं इस समस्या में कैसे फंस गई. ओके, तो थोड़ा अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरा परवरिश जो हुआ है, आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. रिलीजियस बैकग्राउंड था बचपन में. ऑल गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों में ध्यान करना,
पढ़ाई में अच्छे से रहना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर वी डिड नॉट हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड. फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, लेकिन मतलब जैसे आई हैव 3 siblings and parents, so everyone had their share of things, and learning with values and commitment and sacrificing for each other. These were the kind of values that I grew up from. कहीं ना कहीं, however, I feel that my father was not an alcoholic. म्हणजे अल्कोहोलिझम फॅमिलीमध्ये असं नाही आहे, पण एक बचपन से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव था फॉर एनी काइंड ऑफ असं सिगरेट ओढ़ने, दारू पीने, मस्ती मजाक करने. तो वो सब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि नहीं, शांत रहना चाहिए, अपना घर संभल के रहना चाहिए, अपने आप को संभल के रहना चाहिए. और लड़की होने के नाते थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हमारे सोसाइटी में जो होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा और ज़्यादा ही था. मुझे आज भी याद है कि जब मेरे पीरियड्स शुरू हो गए तो इमीडिएटली मतलब बड़ी हो गई ऐसा एक था, तो यू शुड नॉट गो डाउन टू प्ले, लोगों से बातचीत उतना नहीं करना चाहिए. तो काफ़ी ऐसे मतलब उस ज़माने में, मैं 1972 बॉर्न हूँ, तो उस ज़माने में ये सब चीज़ें नॉर्मल थी. बट समवेयर अलोंग द लाइन मेरा खुद का मन जो था वो आई नेवर यूज टू अग्री टू इट, एंड आई हैव बीन टर्म्ड एज अ काइंड ऑफ रिबेलियस पर्सन. ओके, वेरी अग्रेसिव और रिबेलियस पर्सन. हालांकि आज अगर मैं देखूंगी तो आई नो इट इज़ नॉट रियली रिबेलियन, इट वॉज बेसिकली ट्राइंग टू एक्झिस्ट, सो यू अंडरस्टँड की कसं वातावरण होतं. नॉर्मल सी जिंदगी ही थी जहाँ पे दारू वगैरह का अगेंस्ट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरलिस्टिक ये था. और जब मुझे याद है कि मतलब डैडी ऐसे पीते थे ऑफिस की पार्टियों में वगैरह, तो मुझे याद है कि एक दिन नेबर के घर पे कुछ पार्टी था, तो काफ़ी उन्होंने वो हाई हो गए थे शायद, लेकिन माँ बहुत गुस्से वाली थी और उनको ये थोड़ा भी पसंद नहीं था. तो जब वो घर आए तो just she started shouting at him and probably hit him also, and तो never to look at alcohol or go out of line ड्रॉ किया है और वो लाइन में अपनी ज़िंदगी जीना है, ऐसे विचार के साथ मेरी परवरिश हुई. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, पढ़ाई अच्छी करती थी. सो बचपन में दारू कभी था नहीं. एक मुझे याद है, डैड शायद गोवा में उनके ऑफिस के साथ गए थे, तो आते वक्त उन्होंने फेनी या वो क्या होता है, पोर्ट वाइन, फेनी एंड पोर्ट वाइन लाया था. फेनी थोड़ा छोटा बॉटल था और पोर्ट वाइन थोड़ा लॉन्ग बॉटल था. तो दारू मतलब I must have been a teenager, maybe 11-12 years or something, and experimenting करना है, क्योंकि मम्मी बोलती थी कि नहीं ये ख़राब चीज़ है. मम्मी और पापा के बीच में झगड़े होते थे इस बारे में, तो she never liked it and never allowed kind of, this is not good, this is not right. And as any child, I was wanting to experiment and find out why she's saying no so much. इतना नो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टीवी में जब देखते हैं एक्सपोजर तो था ही, बिकॉज टीवी वगैरह में, मीडिया में वगैरह दारू वगैरह पी के लोग नाचते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं. सो जो घर पे बोल रहे थे और जो देख रही थी मैं, अंतर था उसमें. सो आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट. सो आई रिमेंबर उसमें से छुप छुप के शायद एक आध घूंट मैंने पिया था. और ऑब्वियसली अल्कोहल ऐसी एक चीज़ है कि इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ हाई, और वो छोटे घूंट में ही बच्ची थी तो आई फेल्ट हाई एंड अच्छे से सुन हो गया और नींद आ गया. दैट वाज द ओनली काइंड ऑफ ड्रिंकिंग दैट आई हैड डन एज अ किड. आई नेवर रियली, मतलब वो जहन में था ही नहीं कि ठीक है ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, अच्छा लगा. उसका टेस्ट कड़वा था, ऑफ कोर्स अजीब टेस्ट था, टेस्ट तो पसंद नहीं आया, बट देन द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल आई लाइक्ड.
एंड वन मोर इंस्टेंस वेयर कॉलेज थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में हम लोग पुणे गए थे विद द कॉलेज. तो वहाँ पे मेरे टीचर्स प्रीवियस डे लोनावला में रहे थे. नेक्स्ट डे वी हैड अ विजिट टू अ हॉस्पिटल. तो प्रीवियस डे लोनावला में मस्ती मजाक के साथ, सो माय टीचर्स वर जस्ट हैविंग मे बी अ कपल ऑफ बॉटल्स ऑफ बियर. तो आई थिंक उनको भी पता है कि कुछ कुछ बच्चों के घर में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो यू नो लाइक वी आर गुड टीचर्स, सो यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग, यू कैन एक्सपेरिमेंट इन अ सेफ स्पेस. तो उस हिसाब से तभी शायद एक ग्लास बियर पिया था. इतना ख़राब लगा था मेरे को. आई डिड नॉट लाइक द टेस्ट एट ऑल एंड आई नेवर डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर दैट. एंड पिया भी इतना कम था कि आई डिडंट इवन फील हाई एंड आई वाज वंडरिंग ये क्या है, इसमें तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आया ऐसे. सो दैट वाज द ओनली इंट्रोडक्शन आई हैड इन चाइल्डहुड विथ यू नो विद ड्रिंकिंग. बट आई ऑलवेज यूज टू लुक एट पीपल बिकॉज मुझे क्या लगता है क्या हुआ मेरे साथ कि वो रिस्ट्रिक्शन को उल्लंघन करना, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन था कि उसी इंटेंसिटी के साथ जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मुझे जो भी मुझे करने को नहीं मिला मैं करूँगी, ऐसे एक फितरत डेवलप होते गई. So no alcohol post that, and then I got married, and I was a very passionate person. बहुत ही पैशनेट, बहुत ही इमोशनली इंटेंस पर्सन थी कि जो भी चीज़ करूँगी पूरे पैशन के साथ, पूरा एनर्जी के साथ, पूरा वो पूरे इमोशन में बहना चाहिए, ऐसे मेरी पर्सनालिटी भी थी. एंड slowly as life progressed, college education ख़त्म हुआ. Then before I completed my college education, I coming from a traditional orthodox family, शादी तो करनी है, लड़की को तो शादी कराना है, and she has to go to her house and set her house. तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ भी नहीं था, सेकेंड ईयर में थी और शादी फिक्स हो गई. एंड तब तक एज अ टीनेजर आई इंटरेस्टिंगली, मैं ये सब जो बोल रही हूँ आपको लगेगा आई वुड हैव ग्रोन अप एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट दैट इज़ नॉट द केस. टुडे मैं ये कॉन्फिडेंस आपको जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑल the foundation has been very shaky, and now only I am kind of feeling that I've kind of grown up. So I grew up as a very diffident child, बहुत ही low in confidence, because financial restrictions भी थे. 3 बच्चे थे, सबकी परवरिश करना है, सबको एक अच्छा एजुकेशन देना है, तो obviously there were difficulties at home. I still remember my mother has never kept a maid servant in the house because वो पैसे बचा के हमारा जो भी स्कूल के किताब बोलो या कॉलेज एजुकेशन के लिए जो एक एक चीज़ बटोर के जो करना होता है, वैसी परिस्थिति थी. सो बचपन में तो मुझे नहीं लगा कि ये सब कुछ गलत है या कुछ ऐसे है, बट आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड. तो एक तरीके की हमेशा मुझे लगता था कि आई एम नॉट लाइक अदर्स. दूसरे के माँ बाप देखो कितने खुश हैं, मेरे फ्रेंड्स के घर पे अच्छी चीज़ें रहती है, वो लोग मतलब हफ्ते में देर गोइंग आउटिंग्स के लिए जाते हैं, और हमारे पास नहीं है भाई इतना पैसा, हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ये हमेशा मुझे मन में एक अभाव सा महसूस होता था, और वो अभाव के वजह से मैं अपने आप को दूसरों से मैं कम हूँ ऐसे महसूस करने लगी. मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो था. हालांकि मैं अपने पढ़ाई वगैरह में अच्छी थी, सिंसियर सीरियस स्टूडेंट थी, लेकिन कभी मन अपने आप को देखने का नज़रिया कॉन्फिडेंट कभी नहीं था. मैं कॉन्फिडेंट थी ही नहीं, मैं बहुत ही एंग्शियस नर्वस टाइप, मैं कुछ बोल दूंगी तो गलत हो जाएगा, ऐसे विचारधारा की डेवलप हो गई थी. So as I today when I look back after having coming into AA for the last 5 years, being away from alcohol, जब आज मैं देखती हूँ कि शायद जब बचपन में मैं डेवलप हो रही थी, तो जो एक पर्सनालिटी है
अल्कोहलिक या एडिक्ट बनने की पर्सनालिटी, आई डेवलप्ड एन एडिक्टिव पर्सनालिटी आई वुड से. तो जब मौके में आया, सब्सटेंस आया हाथ में, तो आई इमीडिएटली लैच्ड ऑन टू इट. सो ऑन द वन हैंड वेरी नर्वस, एंग्शियस, not at all confident, not at all feeling good about myself. I am not as good as others. Others are better than me. I am poor. And the other part, being very emotional, being very sensitive. किसी का एक्सप्रेशन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, इमीडिएटली आई वुड स्टार्ट गेटिंग नर्वस कि अरे मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या, दैट पर्सन विल नॉट लव मी, दैट पर्सन विल नॉट लाइक मी. तो दोनों डेवलप होते गए. एंड एज अ टीनेजर, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल किड, बिकमिंग रिबेलियस, आस्किंग क्वेश्चंस, तो पर्सनालिटी ऐसे डेवलप हो गई कि बहुत ही इंटेंस इमोशंस. नाउ व्हेन आई गॉट मैरिड, ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल, अपने मन में एक ख्याल रहता है कि ठीक है, शादी मेरा ऐसे होगा, शादी के बाद ऐसे ऐसे जीवन जिएंगे, हम बाहर जाएंगे, मज़ा आएगा, अच्छी जीवन जिएंगे, ऐसे सब था. बट अनफॉर्चुनेटली जिस घर में शादी की मैंने, हालांकि मैं 20 साल की थी, मुझे तो आज लगता है कि वो चाइल्ड मैरिज था. आई कांट इमेजिन. मेरी नीस है, तो उसको, वो अभी 21-22 की है, और मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इसको मैं मतलब इसकी शादी करा दे. लेकिन उस समय का थिंकिंग वो नॉर्मल था. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरी फैंटेसी मैंने क्रिएट करके रखा था अपना शादीशुदा जीवन इस तरीके का हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ. इट वाज अ कंप्लीट डिज़ास्टर. और बहुत ही वो घर में काफ़ी पैथोलॉजी थी. आई हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़. इट वाज अ वेरी इमोशनली अब्यूसिव एनवायरनमेंट. मुझे ऐसे लगता था कि जैसे 20वीं सदी में मैं 18वीं या 16वीं सदी को ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ. इस तरीके के गाली गलोच, रिस्ट्रिक्शंस, और बहुत ही ख़राब. अच्छा हो गया 6 साल थी मैं. देन आई मूव्ड आउट, क्योंकि मुझे लगने लगा कि वहाँ पे अगर मैं रहूँगी तो या तो कि वहाँ पे किसी को मार दूँगी या खुद मर जाऊँगी. ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ से मैं गुज़री. और उस समय मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रही थी. मेरा फील्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स का है. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते, ऑब्वियसली दीज वर ऑल मैनी पीपल आर सोशल. ड्रिंकिंग तो हमारे समाज में नेगेटिव नहीं है. मतलब ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इन ऑल आर सीन एज काइंड ऑफ अच्छी आदतें नहीं हैं, लेकिन करने में कोई बुराई नहीं है ऐसे. सो ऑब्वियसली ट्रेनिंग प्रोग्राम, शाम को फिर महफिल जमता था. एंड दैट वाज द टाइम दैट आई एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड मोर विद अल्कोहल. मतलब एक्सपेरिमेंटेड से ज़्यादा, क्योंकि मैं शादी हो गई थी और मैं इंडिपेंडेंट थी, तो मुझे लगा कि अब जो बचपन की रेस्ट्रिक्शंस हैं, मुझे उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. लेट मी, बीइंग एन एडल्ट, आई विल ऑल्सो ड्रिंक अलॉन्ग विद देम. तो दिस टाइम व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग, एंड द माहौल ही ऐसे बन गया कि वो एक बहुत अच्छा, पॉजिटिव, मज़ा आने वाला, जो मेरे मन में ख्याल थे, फैंटेसी था, जो टीवी में देखती थी, जो पिक्चरों में देखती थी, ऐसे माहौल था. सो आई थॉट, नाउ फाइनली दिस इज़ नॉर्मल. ओके, आई एम एन एडल्ट. अब मैं एक्चुअली बड़ी हो गई हूँ, एंड आई कैन डू व्हाट आई वांट. So I was introduced to social drinking in that manner, and I liked what I did after drinking. In the sense कि वो जो nervous, सहमी हुई, डरी हुई, डरपोक लड़की जो थी, वो दारू पीने के बाद हाई फील करती थी, खुश हो जाती थी. जो भी तकलीफ़ें थी, क्योंकि तब तक शादी हो गई थी और घर पे बहुत से प्रॉब्लम्स होते थे, तो ये ट्रेनिंग में ठीक है, दारू पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मज़ा करो, गाने गाओ, डांस करो, अपना एक जो अंदर से पर्सनालिटी है वो आई स्टार्टेड शोइंग. तो अच्छा लगा. आई लाइक्ड ड्रिंकिंग.
और कहीं ना कहीं आज हंसी आती है, लेकिन मेरा एक लाइफ गोल बना दिया था कि नहीं, मुझे दारू मेरे ज़िंदगी में रहेगी, इट इज़ अ लवली थिंग, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मन में ऐसे भी सपने थे कि अपने घर में ऐसे बार बनाऊंगी, और एंड दैट टू वुमन, लेडी, औरत होके मतलब इस तरीके का प्लानिंग सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं क्या, हम भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एक सोच थी। सो आई हैड अ लॉट ऑफ फैंटेसी अराउंड हैविंग दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। मैं एक लाइफस्टाइल चाह रही थी जो बचपन से ही एक अभाव के साथ जो पली बड़ी, वो अभाव से अभी मैं निकल गई हूँ, और मेरा ज़िंदगी मैं अलग से बनाऊंगी। एक इस तरीके का फैंटेसी लाइफ मैंने अपने आप के लिए क्रिएट किया था। और सो दैट टाइम ऑल्सो मैरिड होम में दारू वारू कुछ भी नहीं था। सो एंड आई हैड ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेइंग इन दैट हाउस। तो वहाँ पे मैं अभी रिबेलियस बनने चालू हो गई, क्योंकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर रही थी, दैट वाज अ लिटिल मोर ऑन वर्किंग ऑन द इमोशंस एंड वो सब था। सो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई स्टार्टेड फेसिंग, एंड फाइनली डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। एंड फॉर्चुनेटली बाय देन आई हैड स्टार्टेड वर्किंग। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने की वजह से अभी मैं डिपेंडेंट नहीं थी। मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी, मीनिंग बचपन से ही एज सुन एज आई एम मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आई विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ माई लाइफ, ऐसे सोच था। सो वंस आई लेफ्ट दैट हाउस एंड देन आई शिफ्टेड बैक, क्योंकि दूसरा मेरा खुद का घर तो नहीं था। सो आई मूव्ड बैक टू माई पेरेंट्स हाउस। वो लोग उस समय मेरे भाई के पास थे, वो लोग घर पे नहीं थे। तो कुछ महीने मैं अकेली रही, और आप सोच सकते हो कि गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। आई डिड हैव फ्रेंड्स थे जिनसे बात करती थी, लेकिन वो दुख दुख भले ही मैं एक्सप्रेस करती थी, लेकिन वो दुख से बाहर नहीं निकल पा रही थी। And I now know that I was very depressed. I was clinically depressed. I was a clinically anxious person, and I was a clinically depressed person. So when I moved out, I needed something to fill in the gap. मेरे जो फैंटसीज थे वो टूट गए, मेरे जो ड्रीम्स थे, फैंटसी नहीं बोलूँगी, ड्रीम्स थे, वो इतने यंग एज में टूट गए। मीनिंग आई लेफ्ट दैट हाउस व्हेन आई वाज हार्डली 24 23 24 25 ईयर्स ऑफ एज। और फिर ये भी दिमाग में ये भी था कि लड़की होने के नाते तू शादी का घर छोड़ रही है, तू डिवोर्सी होगी, दुनिया क्या सोचेगी। और मेरी माँ को तो ये डिसीजन उनको पसंद ही नहीं था, क्योंकि उनको लगता था खोट कहीं ना कहीं मेरे में है, या उन्होंने अपने ज़िंदगी में जितने एडजस्टमेंट्स किए हैं अपने बच्चों के लिए, तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए था। तो उनको तो नाखुश थी मेरे डिसीजन से। उन्होंने बहुत कोशिश की टू ट्राई एंड पैच अप थिंग्स, लेकिन मैं अड़ी रही, क्योंकि मेरा अंदर का मन कह रहा था कि अनुराधा तू अभी उधर, तू वहाँ पे रही तो सरवाइव नहीं कर पाएगी। और मैं मेरी फैमिली को समझा नहीं पा रही थी कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रही हूँ। और मुझे मन में ये ख्याल आ गया था कि नहीं, शी इज़ माय मदर इज़ अगेंस्ट, ये लोग मेरी परवाह नहीं करते हैं, इसीलिए जाके पहली बार शादी तो ऐसे जगह पे करा दिया उन्होंने। बाद में मुझे पता चला कि मेरा भाई जब मतलब वो भी बाहर गांव में था, तब जब वो आया तो बोला हाँ तेरी शादी तो कर दी, क्योंकि तू बड़ी हो रही थी और लड़कों के साथ बॉयफ्रेंड करने से अच्छा है शादी कर देंगे तो इट इज़ बेटर। तो ये सब सुन के मन मेरा इतना दुखी हो गया कि मेरे खुद का फैमिली इस तरीके से मतलब सोच रही है। तो आई वॉज वेरी वेरी सैड। और मैंने ऑलमोस्ट नाता तोड़ा नहीं था, बट आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन देम।
And that was the time when serious drinking started. That was the time I needed something to fill in the void, something to fill in the gap. Because बचपन से एक तरीके का void तो था ही, लेकिन अभी वो और भी इतना बड़ा हो गया था कि for my survival I thought I need something from outside, and I had seen the effect of alcohol. पेन रिलीफ मैकेनिज्म अल्कोहल में है. सो आई started drinking independently with this newfound freedom of mind. और I never wanted to become an alcoholic. लेकिन मेरी इमोशनैलिटी और मेरी पर्सनालिटी में जो अभाव थे, जो डिफ़िकल्टीज़ थे, जो डिस्टर्बेंसेस थे, दे वर वेरी मच अ नरिशमेंट सेंटर फॉर बिकमिंग एन एडिक्ट. शायद उस समय अगर अल्कोहल नहीं था, दूसरा कुछ ड्रग्स भी होता, तो आई वुड हैव बीन एडिक्टेड टू ड्रग्स. फॉर्चुनेटली एट दैट टाइम ऑल्सो हार्ड ड्रग्स के साथ कहीं ना कहीं मन में एक डर था कि नहीं, आई डोंट वांट टू ट्राई आउट. सो आई नेवर ट्राइड आउट. और सोशल सर्कल भी ऐसा नहीं था कि मैं भांग ट्राई करूं या एनी अदर ड्रग्स आई कुड ट्राई, बिकॉज माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो नॉट एट दैट टाइप. फ्रेंड्स भी थे जो एवरेज मिडिल क्लास मॉरलिस्टिक बैकग्राउंड से आने वाले थे, तो वैल्यू सिस्टम के साथ, तो वो तो फ्रेंड सर्कल में था ही नहीं. तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुआ था, सोशल ड्रिंकिंग, उसके बाद अल्कोहल इज़ ईजिली अवेलेबल. ड्रग्स लेना है तो किधर जाके किसको पूछना है, कुछ भी आइडिया नहीं है. सो आई नेवर गॉट इन टू दैट. फॉर्चुनेटली, थैंक गॉड फॉर दैट आई डिड नॉट गेट इन टू ड्रग्स. सो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग हेविली. मेरा पहला ड्रिंकिंग ही जो इंडिपेंडेंटली, जो मैंने घर पे ज़्यादातर घर पे ही पीती थी. सो इट वॉज़ वेरी वेरी हैवी ड्रिंकिंग. मुझे याद है पहली बार जब मैंने जाके जिन भी कुछ ख़रीदा था, आई डिडंट नो हाउ टू ड्रिंक इट. आई हैव हर्ड अबाउट इट कि लाइम जूस के साथ, और उस समय इंटरनेट उतना था नहीं, मतलब इट हैज जस्ट स्टार्टेड, सो नो एक्सेस. आई डिडंट हैव अ कंप्यूटर एट होम, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था. सो जो कहा सुना के बेसिस पे लाइम जूस के साथ जिन पीते हैं, जिन एंड टॉनिक और समथिंग लाइक दैट. सो आई वेंट एंड बॉट. And I remember the first time I drank itself, I had a blackout. सुबह उठी 4 बजे, नीचे गिरी थी, पूरा उल्टी किया था. So a normal person would have probably thought, नहीं यार, ये अपने को जम नहीं रहा है, तो अपने को नहीं करना चाहिए. But I never thought like that. I said ठीक है, maybe they say कि when you're drinking you should drink on a full stomach, तो फिर हैंगओवर नहीं होता है, ज़्यादा नहीं चढ़ता है, ऐसे सब जो सुना था. तो आई सेड नो, ड्रिंकिंग तो मेरे को करना ही है, बट आई विल नाउ टेक केयर ऑफ इट. सो इनिशियली, जैसे महेश ने दूसरे एपिसोड्स में भी बोला, राज के एपिसोड में भी बोला है कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम. मतलब जो इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम थी, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. एंड जितना मैं आई नाउ अंडरस्टैंड कि जितना मैं दारू पीने के पी रही थी, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी इमोशंस और भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे. तो हमेशा दुखी रहना, गुस्सा करना, इरिटेबल रहना, जीने की चाह नहीं रहना, पर्पसलेस, क्या चालू है ज़िंदगी में. धीरे धीरे आई स्टार्टेड आइसोलेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम सोसाइटी. मतलब वो इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल इतना पेन रिलीविंग था कि फ्रेंड से बात करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है यार, वो भी क्या बोलेगी, वो भी बोलेगी जाने दे, छोड़ दे बोलेगी. लेकिन मेरा मन तो इतना गुस्सा था अंदर. सो आई सेड रादर देन टॉक टू अ फ्रेंड, आई माइट एज वेल ड्रिंक. वो लोग भी समझ नहीं पाते हैं मुझे. सो मैं और मेरी बोतल, दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. एंड हैवी ड्रिंकिंग तो था ही. तो within 3-4 years I started having problems because of the drinking. मतलब मैं जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे छुट्टियाँ लेने शुरू किया, कंसंट्रेशन नहीं होता था, और ज़िंदगी का दुख तो था ही. बिकॉज आई हैड सेपरेटेड माई फैमिली के साथ, मेरे खुद के मेटरनल फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब होने लगे. दे वर नॉट वेरी हैप्पी विथ मी स्टेइंग अलोन. उनको था कि नहीं अभी तो अकेली नहीं रहना चाहिए, तो साथ में रहना चाहिए. और मैं तो उनसे भाग रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक चंगुल से भाग गई हूँ तो दूसरा इनके पीछे इनके साथ रहूँगी तो और एक वही चंगुल में मैं फंस जाऊँगी, और मुझे तो वो करना नहीं है.
So, all in all, in 3 to 4 years time, I realized that मतलब मुझे डिप्रेशन बहुत बढ़ गया था। साइकेट्रिस्ट के पास भी गई और मेरे जॉब जहाँ करती थी वहाँ पे भी किसी से बात किया, मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से बात किया। तो तभी उन्होंने कहा कि शायद तुम क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो, सो वील गो टू अ साइकेट्रिस्ट। और फिर ड्रिंकिंग भी तुम्हारा बहुत है, तो चलो हम रिहैब चलते हैं, यू कैन गो एंड मीट देम एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। आई डिड नॉट हैव एनी अदर टूल्स। मैं और किसी से आगे ये सब जैसे जैसे होते गया, आई स्टॉप्ड कनेक्टिंग विद पीपल। So I reached a stage where I knew I don't want to drink. धीरे धीरे इतना बढ़ते गया और रिलेशनशिप्स तो टूटते गए, फ्रेंड सर्कल टूटती गई। आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड टाइम विद पीपल। मेरा जॉब ख़त्म करती, घर आती, बॉटल खोलती, दारू पीती, पीऊँगी और फिर कुछ गाना सुनूँगी। और फिर धीरे धीरे जो एन्जॉयमेंट था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग। देन मेरा गुस्सा अंदर से पूरा निकल जाता, फिर लोगों को फ़ोन ऑन करना गुस्से में। जो नहीं पीकर जो नॉर्मल मानसिक अवस्था में मैं बोल नहीं पाती, वो दारू पी के बोल रही थी। तो ऐसे करते करते 2015 तक मेरी ड्रिंकिंग चालू थी। तो एक 15 साल, बीच में शायद एक आध साल नहीं पिया होगा, लेकिन मन कभी शांत नहीं था। हमेशा 2008 में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरा पीने के वजह से बहुत हानि हो रहा है। पैसे तो बच ही नहीं रहे थे, नो मनी, नो लीव्स। फॉर्चुनेटली जॉब एक ऐसे तंगी थी और कभी भी वो छोड़ सकती थी, ऐसा था। और मैंने 12 क्वेश्चंस भी बहुत बार, वो जब ए में आई तो 12 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा मैं वो करती थी। और मुझे 3 से ज़्यादा आंसर आता ही था। और आई न्यू दैट आई एम एन अल्कोहलिक, लेकिन मानने की तैयारी नहीं थी। आई यूज्ड टू थिंक, मैं सोचती थी कि मैं पी रही हूँ बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब चीज़ें हुई है जिसके वजह से मेरा पीना जायज़ है। तो टिपिकल द देवदास सिंड्रोम, सेल्फ पिटी में चली गई थी और मुझे दूसरा कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे करते करते आई हैड टू गो टू अ रिहैब बिकॉज ए में एक बार आई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे सिर्फ मर्द बैठे थे, औरत होके मैं इनके सब सामने कैसे बैठूं? वो लोग मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे? कोई कल कुछ बोलेगा, कोई कल कुछ मुझे टीज़ करेगा, कोई शर्मनाक बात है कि औरत होके मैं इतनी पी रही हूँ, ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ? तो बहुत शर्म भी महसूस हो रहा था, जिसके वजह से मैं मदद भी ले नहीं पा रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू टेक द हेल्प दैट वॉज रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक दैट इज़ अ केस विद मैनी women हु ड्रिंक। बहुत सी औरतें जो पीती हैं, समाज में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इक्वालिटी है, जितना मर्द पी सकते हैं उतना वुमन भी पी सकती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो एक्सेप्टेंस एक आदमी पीता है और वो शराबी हो गया है, जिस तरीके से सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, औरतों को नहीं एक्सेप्ट करती है। उन पे ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस चालू हो जाते हैं। जैसे मेरी भी जब माँ को पता चला कि मैं पी रही हूँ, तो और भी गुस्सा दिखाना, और भी रेस्ट्रिक्शन करना, और भी मेरे पीछे लगना। तो इसके वजह से और भी मेरी गुस्सा और भी अंदर से बढ़ता था और बहुत ही रिबेलियस हो गई थी। सो एट द सेम टाइम समाज सिर्फ बाहर नहीं है, समाज मेरे मन में भी है। तो मेरा अंदर का समाज मुझे कोस रहा था और शर्म से पूरा मैं शर्मिंदा महसूस करती थी टू इवन एग्जिस्ट इन लाइफ। एंड आई डिडंट नो अ वे। आई हर्ड अबाउट ए के बारे में सुना था, लेकिन ये समझ नहीं रहा था। तो मुझे लगा नहीं, मुझे अपने आप ही डील करना है। तो वो डिनायल भी था,
मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, समझ नहीं था कि विमेन भी अल्कोहलिक हो सकते हैं। मतलब थियोरी है लेकिन एक्चुअलिटी में वो है, मुझे नहीं समझा था। तो आज मैं बहुत खुश हूँ अपना स्टोरी शेयर करने के लिए, क्योंकि 2016 के निमहैंस ने जो एक स्टडी किया है, मेंटल हेल्थ स्टडी, 12 स्टेट्स में स्टडी किया है। 2.5 लाख से ज़्यादा औरतें अल्कोहलिक हैं, एक्टिव ड्रिंकिंग में हैं, एडिक्ट हैं, लेकिन उनको मदद नहीं पहुंच रही है। और मैं आज इतनी तो सक्षमता है आज आ गई है ए में आने के बाद, और ए का प्रोग्राम थोड़ा बहुत समझने के बाद, दारू से दूर रहने के बाद, कि जिस चीज़ से मैं औरत होके गुज़री हूँ, मैं किसी और मैं दूसरे औरतें जो ऐसे प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि अगर आप शराबीपन में आ चुके हैं, आप शराबियत की बीमारी में पड़ चुके हैं, तो आप अकेली नहीं हैं। मैं हूँ आपकी तरह ही, और आज का दिन मैं दारू से दूर हूँ। तो मैं अपना ये स्टोरी थोड़ा बहुत यहीं पे अंत करती हूँ, और ये मैसेज के साथ कि कोई भी महिला, अगर आपको लगता है कि आपको ये बीमारी है, आप अल्कोहलिक हो, आप शराबी हो, आप दारू आपके जीवन की समस्या बन चुकी है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप हमारे ये चैनल में सुनते रहिए, आप हमारे साथ जुड़िए। ज़रूर ये दलदल से हम बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू महेश, ओवर टू यू। अनुराधा, थँक्यू व्हेरी मच. तू अतिशय निर्भीडपणे तुझे अनुभव आम्हाला सांगितलेस, आणि तू हेही सांगितलंस की साधारण 2.5 लाख स्त्रिया आज समाजामध्ये मद्यपाश या आजारामध्ये अडकलेल्या आहेत, आणि त्या त्यातून बाहेर नाही पडू शकत आहेत, किंवा त्यांना मदत मिळत नाही आहे, किंवा त्यांची इच्छा असूनही त्या ह्यातून बाहेर पडू शकत नाही आहेत, अशी काहीतरी ती परिस्थिती आहे. तर आम्ही अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस ठाणे इंटरग्रुप हा छोटासा प्रयत्न करतो आहे की ह्या चॅनलच्या माध्यमातून ही माहिती जेपर्यंत पोचेल तिथपर्यंत आपण मंडळी पोचवा, शेअर करा हा चॅनल. आणि स्त्रियांना मी म्हणेन की ह्या अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसचे नंबर इथे दिलेले आहेत, आणि इथे काही स्त्रियासुद्धा आहेत, आणि तुम्हाला जर मदत घ्यावीशी वाटली तर कृपया कॉन्टॅक्ट करा त्या नंबरवर. तुम्ही मेल करा, तुम्ही आमची वेबसाईट बघा, आणि ह्या आजारातून आपण बाहेर पडूया. कारण हे नक्की आज अनुराधाकडे बघून कळतं आहे की यातनं बाहेर पडता येतं आहे, ती एक यशस्वी जीवन जगते आहे, आणि हे सगळे आम्ही बघतो आहे. तर मंडळी, आजचा एपिसोड मी इथेच थांबवीन, पण मी अनुराधाला विनंती करीन की तुला जर शक्य झालं तर पुढच्या एपिसोडमध्ये तू अल्कोहोलिक्स अनॉनिमसमध्ये आल्यानंतर तुझा प्रवास कसा होता तेही जर आम्हाला सांगितलंस तर अनेक स्त्रियांना यातनं मदत मिळेल. समजा त्यांना आज वाटत असेल, त्यांना भीती वाटत असेल, किंवा त्यांना धीर होत नसेल यायचा, तर त्यांना एक असं बळ मिळेल की अरे, जर अनुराधा बाहेर पडू शकली आहे तर आम्ही पण पडू. आणि मी अनेक स्त्रियांना ह्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगेन की तुम्हाला जर मदत घ्यायची असेल तर तुम्हाला अनुराधा स्वतःसुद्धा मदत करायला तयार आहे, की आमच्याकडे अनेक स्त्रिया आहेत ज्या यातनं बाहेर पडल्यात, त्या तुम्हाला मदत करतील. तर कृपया हा आजार लपवू नका, बाहेर या. किंवा मी त्यांच्या कुटुंबियांना पण सांगेन, तुमच्या घरात अगं स्त्री मद्यपी असेल तर कृपया बाहेर या, सांगा, लाजू नका, लपून ठेवू नका. तर आजच्यासाठी मंडळी इथेच थांबतो. धन्यवाद. आमचा पुढचा एपिसोड नक्की बघा, ऐका.